बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बिज़नेस होता है उसमें कुछ मैनेजर्स होते हैं और उन मैनेजर्स को कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइंड होती हैं। उनको हम ये कहते हैं कि ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फर्स्ट पे हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें ऐसे होता है कि जैसे हमारे कोई बिज़नेस में अकाउंटेंट्स हैं, उन अकाउंटेंट्स को जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी होती हैं उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटेंट्स की कैसे हो सकती हैं? अकाउंटेंट्स हैं तो उनका किससे रिलेशन होगा? उनका काम होगा कॉस्ट को डील करना, रेवेन्यू, सेल्स, इनकम, इस सब को डील करना, इनको राइट करना, इनके पूरे स्टेटमेंट्स बनाना। तो ये इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने असाइन की होती हैं, सिर्फ अकाउंटेंट्स की अगर बात करें तो हम उसको कहते हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब इस तरह हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है और मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। और इसी तरह जो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं उनकी हमने 4 कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं। पहला है कॉस्ट सेंटर, फिर रेवेन्यू सेंटर, फिर प्रॉफिट सेंटर और लास्ट में इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर। बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो हर वो जगह, हर वो लोकेशन, हर वो फंक्शन और हर वो एक्टिविटी जिस पर हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई हो, हम उसको कहते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर है। इसकी 2 काइंड्स होती हैं, एक होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और एक होती है शेयर्ड कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में ऐसे होता है कि हम एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। अब एलोकेशन और अपोर्शनमेंट को अगर हम रिकग्नाइज़ करें, रिमेंबर करें, तो एलोकेशन ये होती है कि जब हमने एक डिपार्टमेंट की जितनी हमें कॉस्ट आई, हमने उसको एलोकेट कर दिया उस डिपार्टमेंट में। और अपोर्शनमेंट ये होता है कि हमने पूरी फैक्ट्री का एक रेंट है उसको डिवाइड किया तमाम प्रोडक्शन सेंटर्स में और हर प्रोडक्शन सेंटर की जितनी कॉस्ट बनती थी उस एक्सपेंस की वो उसमें ऐड कर दी, तो इसको हम कहते हैं अपोर्शनमेंट। तो अगर एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड होगी एक डिपार्टमेंट के लिए, उसे हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। सेकंड है शेयर्ड कॉस्ट। शेयर्ड कॉस्ट होती है जो रीअपोर्शनमेंट के बाद इनकर होती है। रीअपोर्शनमेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे 4 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और एक सर्विस सेंटर्स है। अब सर्विस सेंटर का जो हमारा रेंट होगा, जो उसके एक्सपेंसेस होंगे, जब हम उनको डिवाइड करके ऐड करेंगे प्रोडक्शन सेंटर्स में, तो हम उसको कहेंगे कि रीअपोर्शनमेंट है। नेक्स्ट है रेवेन्यू सेंटर। तो हर वो चीज़ जो हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करे, हम उसे रेवेन्यू या इनकम कहते हैं। और रेवेन्यू सेंटर में जो मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखें तो पहला है हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है ये हमारी सेल्स को डील कर रहा होता है, यानी कि ये मार्केटिंग करता है जिससे हमारी सेल्स होती हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू सेंटर में आता है। और सेकंड है हमारा कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि हमारी सेल्स के बाद जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट। ये भी एग्जाम्पल है रेवेन्यू सेंटर की। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर, यानी कि वो सेंटर जो रिस्पॉन्सिबल हो रेवेन्यू प्लस कॉस्ट के लिए, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, उस सेंटर को हम कहते हैं कि ये प्रॉफिट सेंटर है। अब प्रॉफिट सेंटर जो है इसको हैंडल करने के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एक जो मैनेजर होना चाहिए वो भी बड़ा मैनेजर होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि वो एक सीनियर पर्सन होता है। और इसके अलावा प्रॉफिट सेंटर जो है ये ऐसे भी हो सकता है कि हमारी पूरी कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स को डील करता हो, उनकी कॉस्ट को, उनके रेवेन्यू को। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट और उसके रेवेन्यू को डील करता हो। अब लास्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर हम ये कहते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट सेंटर हो उसके साथ कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड कर दें तो हम उसको कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है। अब ज़्यादातर ना इसको पब्लिक सेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि वो ये देखें कि हमारे जो फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स या जितना हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, हमारा जितना स्टार्टिंग में हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या उससे हमारा प्रॉफिट जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वो इसे इंश्योर करते हैं कि प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए हमारे फिक्स एसेट्स से। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें पहले ये है कि कॉस्ट सेंटर जो है, जैसे मैंने बताया कि हर वो लोकेशन, फंक्शन या एक्टिविटी जिस पर हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते हैं। फिर रेवेन्यू सेंटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर रेवेन्यू, उसमें कॉस्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और इस तरह थर्ड है प्रॉफिट सेंटर, इसमें कॉस्ट प्लस रेवेन्यू दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिसमें प्रॉफिट सेंटर के साथ साथ एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट डायग्राम है। इसमें यह है कि पहले जो हमारे सेवरल कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर, अगर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो हमारा होगा प्रॉफिट सेंटर। और प्रॉफिट सेंटर अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसे कहेंगे कि अब हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर है। और ये कंपैरिजन है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि एफए में ये होता है कि हम कॉस्ट कह रहे होते हैं, जबकि एमए में हम ये कह रहे होते हैं कि प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इस तरह एफए में हम एक्सपेंसेस कहते हैं, जबकि एमए में हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स।
अब ये कुछ रेशोज़ हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। पहला है एक्टिविटी रेशो या फिर जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। इसमें क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट ओवर बजटेड आवर्स इनटू 100 करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का एक अलग फार्मूला है जो होता है स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल्स बजटेड आवर्स ओवर बजटेड यूनिट्स। इस तरह एक है कैपेसिटी रेशो जो होती है एक्चुअल आवर्स वर्कड ओवर बजटेड आवर्स इनटू 100। और थर्ड है एफिशिएंसी रेशो जो आती है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट ओवर एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100। और स्टैंडर्ड आवर्स निकालने का अगेन वही फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स इक्वल्स बजटेड आवर्स ओवर बजटेड यूनिट्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एसिड टर्नओवर का। इसके दो फार्मूला हैं। पहला ये है कि उसमें हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड था, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, उससे हमारी सेल्स कितनी हुई। तो हम निकालते हैं एसिड टर्नओवर इक्वल्स सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। और सेकंड फार्मूला है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसिड टर्नओवर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE वो बराबर होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में PBIT, ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फिर एक अलग फार्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, उसे हम कहते हैं नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स जो हैं वो इक्वल्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट करंट एसेट्स। और इसी तरह नेट करंट एसेट्स जो हैं उनको फाइंड करने का फिर एक अलग तरीका है। नेट करंट एसेट्स जो हैं वो इक्वल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब नेक्स्ट है रेजिडुअल इनकम RI। इसका फॉर्मूला होता है PBIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट माइनस नोशनल इंटरेस्ट रेट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, लेकिन क्वेश्चन जो हैं वो कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं। अगर ये फार्मूलाज अच्छी तरह आते होंगे तो फिर कोई इशू नहीं होगा।